हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक फेमस टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग में। इस चैप्टर को मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, जबकि जब यही चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है तो इसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आज हम जो टॉपिक करवा रहे हैं ये बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक में मिलेगा, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के नाम से। बीबीए थर्ड ईयर की बुक जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की बुक होती है, ठीक है, मैं ऑडिट कर रहा हूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, उसमें भी मिलेगा मटेरियल के नाम से। और जो बीबीए सेकेंड ईयर की बुक है उसमें यही चैप्टर मिलेगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से। चैप्टर नंबर कौन सा था? 12-13 के आसपास था। कौन सा? 11, चैप्टर 11 मिल जाएगा बीबीए सेकेंड ईयर की बुक में। ठीक है, तो कॉमन टॉपिक्स हैं, आओ जरा देख लेते हैं। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। पहले इस चैप्टर को समझने के लिए बात करते हैं चैप्टर किस बंदे के काम आएगा और ये किस लिए लगाया जा रहा है चैप्टर, तो समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि फार्मूले देख के उनको याद कर पाना हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन जब ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना तो याद करना नहीं पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएंगी चीज़ें आप लोगों को। ठीक है, तो बात करते हैं चैप्टर काम कब आता है। हमारी ये ना एक फैक्ट्री है जहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म बनाते हैं, व्हाइट कलर की शर्ट्स बनाते हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म वाली शर्ट्स, और कुछ काम नहीं है हम लोगों का, यूनिफॉर्म बनाते हैं। अब मान लो मुझे पूरे साल यूनिफॉर्म बनाने के लिए कपड़े की थान चाहिए होती है। पूरे साल में मैं जितनी शर्ट बनाता हूं उसके लिए जो मुझे कपड़े की थान चाहिए होती है, मटेरियल रिक्वायर्ड होता है कितना, उसे बोलते हैं पूरे साल की डिमांड, यानी कि एनुअल डिमांड। मान लो मुझे पूरे साल में लगभग 180 थान, 180 थान का मतलब समझ के, वो राउंड जो आता है ना, सर्किल बंडल जो बना हुआ आता है, 180 बंडल चाहिए होते हैं। तो जनरली एक इंसान क्या कर सकता है, वो चाहे तो 180 के 180 बंडल पूरे साल का स्टॉक एक ही बारी में खरीद के ला सकता है, चाहे तो हर महीने 15-15 बंडल खरीद लेगा। 12 महीने हैं तो हर महीने क्या करेगा, 15 बंडल इस महीने मंगवा लेता हूँ, 15 बंडल या 15 जो वो है थान है वो अगले महीने मंगवा लूंगा, 15 थान अगले महीने मंगवा लूंगा। ऐसा कर सकता है। या कोई ऐसा कर सकता है 90 थान अभी मंगवा लेते हैं, 90 बाद में मंगवा लेंगे। या कोई 30-30 थान करके 6 बार मंगवा सकता है। यानी ऑर्डर करने का जो साइज है, साइज ऑफ ऑर्डर जो है, साइज ऑफ ऑर्डर का मतलब हो सकता है वो थान 15-15 मंगवा रहे हो सकता है 12-12, हो सकता है 30-30। इसे बोलते हैं साइज ऑफ ऑर्डर। एक बारी में कितना सामान मंगवाते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइज ऑफ ऑर्डर। बेटा हम कितना सामान मंगवाए, जनरली आप लोगों के घरों में मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि गेहूं किस किस के यहां पे लाके रखे जाते हैं, जो गेहूं से आटा पिसवाते हैं, और कोई लोग केवल सीधा का सीधा आटा खरीद के ले आते हैं। तुम्हारे यहां पे क्या होता है? पूरे एक साल का गेहूं एक साथ लगभग कितने बोरी, अंदाजा कुछ भी बता सकती हो, सही झूठ का कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 बोरी एक बारी में आ जाती है। बड़ी फैमिली है तुम्हारी, हाँ ठीक है। तो 10 बोरी एक साथ लाके कहां रखते हो उसको, बताओ। स्टोरेज कैसी बना रखी है? स्टोर रूम में बोरियां ही रखते हो, या वो एक वो टंकी सी ला रखी है उसमें टंकी में डाल देते हो, फिर उसमें गोलियां भी डालते होंगे चूहे मरने वाली, ठीक है, चलो जहर जिसको बोलते हैं। अच्छा ठीक है, जहर बोलते हैं उसको, खा मत लेना कभी कोई, है ना। वर्षस तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है? सेम गेहूं के कट्टे आते हैं, बोरियां आती हैं गेहूं की, तो हाँ आटा पिसा हुआ सीधा। कैसे लाते हो? हर महीने 10 किलो की थैली या 30 किलो महीने भर का एक साथ में, या कैसे करके लाते हो? 10-10 किलो की 3-4 थैली एक साथ ले आते हो। ऐसा नहीं है कि आज 10 किलो ले आए, जब ये खत्म होगा तब लाएंगे, महीने भर का एक साथ ले आता हूँ। गेहूं आते हैं तुम्हारे यहाँ तो कितने, 50 कट्टे आ जाते होंगे एक साथ, 50। चलो ठीक है। हाँ, तुम्हें तो कोल्ड स्टोर बना लेना चाहिए, इतनी बड़ी फैमिली को तो एक अलग से कोल्ड स्टोरेज रखना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, पूरे साल का ऑलमोस्ट एक बारी में, ठीक है, लगभग। कृतिका हाँ, इसको कह रही मेरे को किचन से क्या लेना देना कह रही मेरे लिए तो चॉकलेट्स आती हैं, आटा तो मैं खाती नहीं हूँ कह रही हमारे यहाँ तो चॉकलेट के बॉक्सेस आते हैं। चलो मुद्दा यहाँ पे है बेटा, सुनो। हर आप लोगों ने क्या आदत देखी, कुछ लोग पूरे साल की तैयारी एक ही बारी में कर लेते हैं, कुछ लोग महीने भर की तैयारी करते हैं एक बारी में, हाँ या ना, ठीक है। और कुछ लोग, हम तो क्या करते हैं बेटा, आज सुबह 250 ग्राम आटा चाहिए तो जाते बोलते 250 ग्राम तोल दे, आटा बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं। फिर शाम को क्या करते हैं, शाम को 300 ग्राम ज़्यादा खाने का मन करता है तो 300 ग्राम आटा तुलवा के ले आते हैं। हम लोग क्या है, बॉक्स में भर भर के कौन रखे, जितना खाना होता है ना तुरंत एक बार जाते हैं लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो एक दिन का मान लो, तो एक दिन का 1-1 किलो रोज का ले आता हूँ तो, है ना। जिस दिन चावल खाने का मन है उस दिन आटा लाते ही नहीं है तो हमारा जो ऑर्डर साइज है वो क्या होना चाहिए,
बेस्ट क्या तरीका है? क्या उन लोगों की सोच बेहतर है जो एक ही बारी में पूरे साल का ले आते हैं, या उन लोगों की सोच बेहतर है जो एक बारी में एक महीने का लाते हैं, या उन लोगों का बेहतर है जो महीने और साल पे डिपेंड नहीं करते, वो ये सोचते हैं कि यार अगर मैं 50 किलो लाऊंगा तो शायद मेरे लिए बेहतर रहेगा, संभालने की ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, हो सकता है वेस्ट हो जाए, कुछ और हो जाए, है ना। कई बार आप लोग सामान ले आते हो ज्यादा फिर वो सड़ता रहता है फ्रिज के अंदर, है। गाजर ले आए बहुत सारी, हैं, पूरे सर्दियों में गाजर खाएंगे, एक ही बारी में उठा के ले आया, वो सड़ रही है फ्रिज के अंदर। मटर ले आए, उसको सील पैक करना भूल गए, वो हो गए बेकार, सड़ गए, है ना। तो कौन सा तरीका बेहतर है? आओ जरा इस चैप्टर से, इस टॉपिक से सीखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है सीखना क्या है। हमारे पहले टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है ऑर्डर साइज, यानी एक बारी में कितना माल खरीदे। इकोनॉमिक का मतलब सबसे सस्ता जो पड़े, यानी कि जिसको संभालना, जिसको खरीदना सस्ता पड़े, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है सस्ता, चीपर, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे हम ईओक्यू के नाम से पुकारेंगे, इसको बोलते हैं बेस्ट ऑर्डर साइज। आज घर जाके सब लोग अपने घर पे कैलकुलेशन करना कि बेस्ट ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए। क्या हमें पूरे साल का राशन एक साथ खरीदना चाहिए, 1 महीने का, या 3 महीने का, या 6 महीने का? जो ईओक्यू से आंसर आएगा, मैं आप लोग को ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ईओक्यू से बेहतर कोई चीज मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में आज तक नहीं पढ़ी। ईओक्यू से जो आंसर आता है वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होता है, यानी कि इससे जो आंसर आएगा वो सबसे सस्ता ही होगा। बाकी सारे आपने जो झेल झमेले लगाए होंगे वो महंगे ही पड़ेंगे। ईओक्यू से सस्ता कुछ नहीं हो सकता। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो इकलौता अच्छा फार्मूला लगा है जिंदगी भर में, वो ईओक्यू ही लगा है। ये बेस्ट आंसर है आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी सब किताबी ज्ञान है, ये भी बाद में जाके किताबी ज्ञान ही प्रूव होगा, लेकिन फिलहाल ये मान के चलते हैं सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। चलो आओ, अब यहां पे इसका एक फार्मूला है √2AO अपॉन C। कितना आसान सा फार्मूला है ना, 2AO अपॉन C, 2AO अपॉन C, कितना आसान सा फार्मूला है, 2AO अपॉन C। याद हुआ नहीं हुआ? आ गया? क्या है बोलो, बोल के बताओ, तू मत बोल देना, बोलो। 2AO अपॉन C का अंडर रूट की टेंशन मतलब आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है एनुअल डिमांड, यानी हमारी पूरे साल में कितनी जरूरत है, एनुअल डिमांड, उसे हम बोलेंगे ए। ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट। यहां से सुनना शुरू करना। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है बेटा जितनी बार आप सामान मंगवाते हो, ई रिक्शा में भर के वो मंगवाते हो। मैं तो जैसे 200 ग्राम मंगवाता हूं, तो ई रिक्शे वाले को फोन कर देता हूं, जाके मेरा सामान ले आइयो, तो वो क्या करता है, मेरे लिए 200 ग्राम आटा तुलवा के ले आता है। जितनी बार मैं ऑर्डर करता हूं, हर बार वो 100 रुपए लेता है, डिलीवरी चार्जेस। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? डिलीवरी चार्ज। आप एक बार मंगवाओगे तो एक बार 100 रुपए लेगा, 2 बार मंगवाओगे तो 2 बार 100 रुपए लेगा, क्या है ना। और अगर साल में एक बार मंगवाओगे पूरे साल का, तो भी वो 100 ही लेगा। पूरे साल का 2 बार मंगवाओगे तो 100 200 ले लेगा। 12 बार मंगवाओगे तो 100 × 12 1200 रुपए लगेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी, तो 365 बार 100 रुपए लगेंगे। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के आगे वर्ड क्या लिखा है मैंने? पर ऑर्डर। पर ऑर्डर का मतलब जैसे आपने फोन मिला दिया, आपके 100 रुपए का चूना लग गया। फोन मिलाते 100 रुपए लग गए, फोन मिलाया तो 100 रुपए का ऑर्डर लग गया। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? एक तरीके का डिलीवरी चार्ज कह सकते हो, जो पर ऑर्डर लगेगा। एक फिक्स अमाउंट होता है कि इतने रुपए लगेंगे, चाहे आप ज्यादा सामान मंगवाओ चाहे कम सामान मंगवाओ। 200 ग्राम आटा मंगवाओगे तो भी, और 200 किलो गेहूं मंगवाओगे तो भी वही लगेगा। डन। ऑर्डरिंग कॉस्ट समझ में आई? ये कैसे है? पर ऑर्डर पे है, हर ऑर्डर पे 100 रुपए देने पड़ेंगे। मैंने मन से 100 रुपए बोला है, सवाल में वैल्यू गिवन होगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। कृतिका यहां पे नोटिस करो। अब इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, वो है सी, कैरिंग कॉस्ट। इसको हम लोग स्टोरेज कॉस्ट भी बोलते हैं। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? स्टोरेज कॉस्ट। अब देखो बेटा, किया क्या, मैं तो 200 ग्राम मंगवाता हूं, मेरे को तो किसी डब्बे डाबले में डालना नहीं पड़ता, थैली में से निकालता हूं, परात में डालता हूं, गूंथ लेता हूं। हाँ, मैडम गूंथ लेती है, एक ही बात है। चलो आ जाओ, ठीक है। तो मुद्दा तो वही है ना कि आटा गूंथ लेते हैं, कोई भी गूंथता हो, मुद्दा छोड़ो। चलो, कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट का मीनिंग क्या हुआ? अब ये लोग क्या करते हैं बेटा, इन्होंने तो क्या क्या पूरा कोल्ड स्टोरेज खोल के रखा हुआ है। इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है, इन्होंने क्या किया हुआ है, 2 कमरे गेहूं के भर डाले, कोल्ड स्टोरेज बना दिया पूरा उसको। केवल गेहूं की नहीं, गेहूं चावल चीनी सारा कुछ मिला के 2 कमरे प्रॉपर छोड़ दिए इन्होंने उसमें, ठीक है। एक गार्ड और बैठा दिए रूम के बाहर, चोरी ना हो जाए भाई, इतना सारा गेहूं है, सिलेंडर है, सब कुछ है, चोरी ना हो जाए। गार्ड बैठाते नहीं बैठाते सामान कोल्ड स्टोरेज के बाहर, गार्ड और बैठा दिया उसके सामने। फिर क्या किया इन्होंने, वो वहां पे ना वो मच्छर मारने की दवाइयां लगा दी, गेहूं वालों के लिए स्प्रे लगा दिए, ठीक है, वो गोलियां डाल दी जहर वाली, ये सब चीजें चल रही हैं। तो और क्या किया, लाइटिंग लगा रखी है उन कमरों के अंदर, ठीक है।
तराजू वराजू लगा दिया कि अब 2 किलो गेहूं निकालने तो 2 किलो तोल के निकाल लें अपना यूज करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, स्टोर कर रखा है जगह को। अगर ये स्टोर नहीं करते, मेरी तरह 200 ग्राम लाके खा लेते, तो वो 2 कमरे किराए पे चढ़ा देते, हाँ या ना। महीने का 10,000 रुपये आते नहीं आते, बताओ कौन समझदार निकला। मैंने 100 रुपये दिए, 300 दिन 3,000 रुपये लगे मेरे, है ना। 30 दिन दिए तो 3,000 रुपये लगे मेरे महीने के, इनके 2 कमरों के 10,000 रुपये का रेंट रुक गया। मैं समझदार निकला ना, मैं समझदार निकला। चलो, तो इन्होंने 2 कमरे अगर किराए पे दे देते तो स्टोरेज कॉस्ट खत्म हो जाती ना। तो क्योंकि आपने सामान ज्यादा खरीद लिया, तो सामान को स्टोर करने की कॉस्ट लगती है। सामान को स्टोर करना है, सामान को संभालना है, सामान को रखना है, इस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, स्टोरेज कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम क्या है, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट जो होती है ये पर यूनिट पर एनम में होती है, यानी सालाना 1 यूनिट को संभाला जाए तो उस पर कितने रुपए का खर्च आ रहा है, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, या तो सवाल में स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन होती है, अगर गिवन ना हो तो हमेशा वहां एक परसेंटेज गिवन होती है कि कैरिंग कॉस्ट है 10%। अब इस 10% का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है, प्रोडक्ट की प्राइस, यानी कि मान लो जैसे गेहूं है 30 रुपए किलो, है ना, तो 30 रुपए का 10%, जो परसेंटेज गिवन होगी ना कैरिंग कॉस्ट, वो किस पे कैलकुलेट होती है, प्राइस पे। ये लाइन में बोलो, सवाल करते समय याद दिलाऊंगा ये लाइन बाद में। कैरिंग कॉस्ट जब भी परसेंटेज में गिवन हो तो ये किस पे डिपेंड होती है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पे गिवन होती है। यानी अगर प्राइस 30 रुपए है तो 30 रुपए का 10%, प्राइस अगर 25 रुपए है तो 25 रुपए का 10%, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट किस पे होती है, या तो सवाल में दे रखी होगी 4 रुपए 5 रुपए पर यूनिट दे रखी है, संभाल, ये तो बता रहे थे इतनी देर से, स्टोरेज कॉस्ट। उस गेहूं को इन्होंने संभाल के रखा, उस संभाल को रखने के लिए इन्होंने पड़ोसी से 2 कमरे किराए पे लिए, हर महीने का 10,000 रुपए किराया भर रहे हैं, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट आगे समझ, या तो डायरेक्टली गिवन होगी 4 रुपए पर यूनिट, 2 रुपए पर यूनिट, अगर गिवन नहीं है तो पक्का परसेंटेज में गिवन होगी। जब भी परसेंटेज में गिवन हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देना, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो बताओ ईओक्यू निकालना आया, ठीक है। ईओक्यू से जो आंसर निकला वो आंसर क्या है, ये क्या बताता है, ईओक्यू से जो आंसर आया है ये आंसर हमें क्या बताता है, बोलो। ये आंसर हमें ये बताता है कि एक बारी में कितना ऑर्डर करना चाहिए, ऑर्डर साइज। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है हमारा, बेस्ट ऑर्डर साइज है। यानी कि आप अगर पूरे साल में मान लो 1200 किलो गेहूं चाहिए तो आप 100 किलो गेहूं हर महीने लाओ, या 600 किलो गेहूं हर महीने 2 बार लाओ, या 300 लाओ। ये आंसर ये बताता है ईओक्यू, और ईओक्यू जो बताता है वही हमें फॉलो करना चाहिए क्योंकि बेस्ट आंसर होता है। अब ये तो हो गया कंप्लीट एक टॉपिक। अब हम बात कर रहे हैं हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या रही। मान लो इसने अपने तरीके से गेहूं लेके आए और तुम अपने हर महीने का आटा लेके आए, तुम चॉकलेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। आओ तो आगे बात करें तो देखो हमारी टोटल कॉस्ट क्या हुई। पहली बात तो वो पैसा जो आपने दुकानदार को दिया, वो पैसा जो कॉस्ट ऑफ परचेज है। ए का मतलब एनुअल डिमांड, आपने भी 1200 किलो गेहूं खरीदे, आपने भी 1200 किलो गेहूं खरीदे, लेकिन आपने टुकड़ों में खरीदे, आपने एक बारी में खरीदे। दोनों की एनुअल डिमांड तो 1200 ही है ना, चाहे 100 करके 12 बार लाओ या 1200 एक बारी में लाओ, एनुअल डिमांड तो 1200 ही है। इनटू प्राइस, प्राइस में हो सकता है हेरफेर मिल जाए। वैसे तो 30 रुपए किलो गेहूं है, तुम्हें भी 30 में मिलना चाहिए, इसको भी 30 में ही, लेकिन क्योंकि तुम बल्क में ऑर्डर करती हो तो हो सकता है तुम्हें 30 वाला 28 में पड़ता हो। तो जब तुम्हारे वाला सॉल्व होगा तो अगर सवाल में लिखा है कि डिस्काउंट है तो मैं तुम्हारे वाले में 30 रुपए में से 3 रुपए कम कर दूंगा, 10% डिस्काउंट, अगर सवाल बोल रहे तो। वरना दोनों में प्राइस क्या ले लूंगा, 30 रुपए ले लूंगा। आ रहा है समझ। एनुअल डिमांड भी दोनों की सेम है और दोनों का प्राइस भी थोड़ी देर के लिए मांग लेते हैं, क्या सेम है। क्लियर है, दोनों को 30-30 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ये तो आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज। अब इसके अलावा आपका कौन सा खर्चा होता है, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट। आपने एक बारी में मंगवाया और एक बारी में ई रिक्शे वाला कितने रुपए ले रहा है, 100 रुपए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यानी आपने कितनी बार फोन किया था, एक बार, एक बारी में 100 रुपए दोगी, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो 100 रुपए खर्च होंगे। आपने 12 बार मंगवाया तो आपको 12 × 100 1200 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, हाँ या ना। ठीक है, फिर आती है स्टोरेज कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। इसका एक फार्मूला है, क्या, ऑर्डर साइज का एवरेज, एवरेज मतलब हाफ। आपने मंगवाया एक बारी में कितना, 1200 किलो, तो 1200 किलो को संभालना है तो 1200 का हाफ कर दो यानी कि 600। ऑर्डर साइज क्या था आपका, 1200 था ना, ऑर्डर साइज का हाफ कर दो यानी कि 600 इंटू कैरिंग कॉस्ट जो सवाल में गिवन होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका एवरेज कॉस्ट क्या निकलेगा, ये जो कैरिंग कॉस्ट आएगी, आप तो 100 यूनिट मांग रहे हो एक महीने में, तो 100 का आधा करोगे 50, आप केवल 50 को मल्टीप्लाई करोगे, यानी आपका ये ज्यादा हो गया लेकिन ये तो कम हुआ। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। तो आपको क्या क्या याद करना है, एक तो ये फार्मूला, दूसरा ये वाले फार्मूले, ये जो 3 है, इन तीनों में याद करने का। कॉस्ट ऑफ परचेज का तरीका क्या है सर, बहुत सिंपल सी बात है, एनुअल डिमांड यानी कि पूरे साल में जो हमने खरीदा,
ठीक है, पूरे साल का इनटू जो रेट था वो, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या हुआ सर, साल में जितनी बार ऑर्डर करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, साल में जितनी बार ऑर्डर करेंगे इनटू जो एक ऑर्डर का खर्चा है, ई रिक्शा वाला जो पैसे लेगा। कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या है, सर एक ऑर्डर में जितना मांग रहे हो ऑर्डर साइज, उसको 2 से डिवाइड कर दो इनटू कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, कैरिंग कॉस्ट में कैरिंग कॉस्ट से। फार्मूला याद हो गया। अच्छा, कोई पूछे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का मतलब होता है पूरे साल में कितनी यूनिट चाहिए, 1200। एक बारी में तुम कितना मंगवा रहे हो, 1200, तो 1200 डिवाइड बाय 1200, इसने कितनी बार फोन किया, एक बार। तुम 1200 रुपए तुम्हारी भी एनुअल डिमांड है, लेकिन तुम्हारा ऑर्डर साइज कितना है एक बारी में, 100। तुम्हारा ऑर्डर साइज क्या है, एक बारी में 100 यूनिट ला रहे हो, तो 1200 डिवाइड बाय 100, तुमने कितनी बार फोन किया होगा, 12 बार फोन किया होगा। ये समझ में आ रहा है, सवाल हो जाएंगे सारे, अगर आपको ये क्लियर है तो यूं चुटकियों में हो जाएंगे सारे सवाल। आ रहा है समझ में, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम में हमेशा कहता हूं कॉन्सेप्ट समझाने में देता हूं, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सवाल तो बिल्कुल चुटकियों में कर लोगे, जरा सा भी जोर नहीं आएगा करते समय। आप बोलोगे सर सारे हम ही कर लाएंगे, आप तो रहने ही दो। ठीक है, हो गया याद, नहीं हुआ? कृतिका बोर है? चलो ठीक है, फाइनल अगले टॉपिक पर चलते हैं, स्टॉक लेवल्स। स्टॉक लेवल को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए, वैसे ये मेरी ड्राइंग वगैरह ये कॉन्सेप्ट बड़े ज़्यादा खराब हो गए, तो ये पीपा बनाया मैंने, क्या रसोई में रहता है तुमने देखा नहीं होगा, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, चाय छलने की बात थोड़ी चल रही है, आ जाओ आगे बात करते हैं। देखो ये बात चल रही है बेटा किसके घर की, आज किसको पकड़े, बोलो, सुमित के घर की बात करते हैं आज। नहीं, ये बॉयज के ऊपर ही बात करते हैं, वंशज को पकड़ लेते हैं। चलो ठीक है बेटा, वंशज एक निहायती आलसी किस्म का बंदा है आलसी तो ठीक है, कह रहे सो लाइव में सच्चाई। तो वंशज एक निहायती आलसी किस्म का बंदा है, और ये इसकी मम्मी को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अब ये इनके घर में आटे का पीपा रखा है, दिख रहा है, आटे का पीपा रखा है। अब ये क्या करता है, हर महीने का आटा लेके आते हो, वही करते हो कि आटा खत्म होने वाला होता है तो मंगवाते हैं। अब आप एक बात बताओ, आपकी मम्मी आपसे कब आटा लाने को बोलेगी, कब? मान लो गेहूं पिसवाते हो आप, घर में गेहूं तो रखे हैं लेकिन पिसवा के लाने भी तो पड़ते हैं, उसको समय लगता है उसमें, तो कब? क्या जब यहां पे आ जाएंगी तो तुम्हारी मम्मी तुमसे बोलेगी वंशज आटा नहीं है, दौड़ के जा गेहूं से पिसवा के आटा लेके आ। उसकी मम्मी को पता है यहां बोलूंगी तो कल पर तक तो लाके देगा, 2 दिन तो भूखे मर जाएंगे, ये तो आलसी है। बिल्कुल, इसकी मम्मी को जब आटे का पीपा यहां दिखने लग जाता है ना, तो ये इसको बोलना चालू कर देती है, इसकी मम्मी इसको बोलना चालू कर देती है कि बेटा आटा खत्म हो गया, होने वाला है भी नहीं बोलती, क्या बोलती है, बेटा आटा खत्म हो गया, तब भी इसके तो कानों में जू ही नहीं रखती, ये जाते बाद में आराम से हो गया तो हो गया। इसको भी पता है मम्मी हमेशा ऐसे ही बोलती है। मेरे घर पे है ना, मेरे घर पे सुई अगर यहाँ पे आने वाली है तो मेरे को बोला जाता है 8 बज गए, है ना, ये हो रहा है अभी 8 बजने में 10 मिनट है, और मुझे क्या बोला जाता है 8 बज गए, और फिर मैं निकलता कब हूं है ना, खैर चलो चलो। तो इसकी मम्मी क्या करती है, इस लेवल को देख के मंगवाती है, इस लेवल को बोलते हैं हम रीऑर्डर लेवल। क्या बोलते हैं, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मीनिंग क्या होता है, लेवल यानी एक स्टॉक का ऐसा लेवल जहां पे देखते ही, जहां आप गोडाउन में हो, मान लो गोडाउन में, जैसे मैंने आपको बताया था मेरी शर्ट्स की वो फैक्ट्री है, उस बात को तो भूल ही गए थे, तो मान लो मेरे को पूरे साल में 120 थान चाहिए होती है, तो मैं क्या 120 थान खत्म होने के बाद ऑर्डर करूं, पहले ही करूंगा ना, ये तो बिजनेस वाले लोग जल्दी से बता देंगे, पहले से ही तो ऑर्डर करोगे, जब तक खत्म नहीं होगा उससे पहले ऑर्डर कर दोगे, हाँ या ना। तो किस लेवल पे करें, जब मेरे पास इतने थान तो बचे हों कि मेरे अगर स्टाफ तेजी से तेज भी काम करे, फुल स्पीड में भी काम करे, तो उसके पास माल खत्म नहीं होना चाहिए। यानी मेरा जो स्टाफ है वो ज्यादा से ज्यादा भी माल मांग रहा है कि सर थान दो, मेरे को सिलाई करनी है, आज मैं फुल मूड में हूं, वो मशीन पे मशीन चलाए जा रहा है, फुल स्पीड में ज्यादा से ज्यादा वो स्टॉक यूज कर रहा है, और मुझे ये भी पता है कि जब मैंने ऑर्डर किया तो जिस बंदे से माल मंगवाया है वो वेंडर भेजने में भी समय लेता है, ये थोड़ी है फोन किया और हाजिर है, उसके जोमेटो की डिलीवरी थोड़ी है कि 30 मिनट्स में हाजिर हो जाएगा वरना फ्री, ठीक है। वो ऑर्डर वाला बन जाए, मैंने सूरत से माल मंगवाया है तो आने में भी 5-7 दिन 10 दिन लगते हैं, 5 दिन बोल के 10 दिन भी लग जाते हैं। तो हमारा जो एक 2 तरह के वर्ड होते हैं, एक होता है यूसेज, यूसेज का मतलब कंजम्पशन भी होता है, कितनी आइटम यूज कर रहे हैं, कितनी चीज कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा होता है पीरियड। इन तीनों दोनों में 3-3 चीजें होती है, एक होता है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम और एक होता है
नॉर्मल। मैक्सिमम यूसेज को मैक्सिमम पीरियड से मल्टीप्लाई करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि मेरा स्टाफ अगर ज्यादा से ज्यादा भी थान मुझसे मांग ले काम करने के लिए, यूसेज का मतलब कितना आइटम यूज कर रहा है, क्वांटिटी, ये क्वांटिटी एक तरीके से, और टाइम का मतलब मेरा वेंडर जो है वो अगर देर से देर में भी माल भेजे, 5 दिन का बोल के अगर 10 दिन में भी भेजे, मान लो यहाँ 6 दिन है, यहाँ पे 10 दिन है, तो मैं बुरे से बुरे हालात पकड़ता हूं क्या कि मेरा स्टाफ खाली नहीं बैठना चाहिए, मेरा स्टाफ खाली नहीं बैठना चाहिए, तो मैं कितना माल अपने पास हमेशा रखूंगा, कब ऑर्डर कर दूंगा रीऑर्डर लेवल, जब मुझे मैक्सिमम यूसेज को मैक्सिमम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दूं, कि लेबर ज्यादा से ज्यादा काम करे और वो देर से देर में भी भेजे तो भी मैं खाली तो ना हूं कम से कम। तो रीऑर्डर लेवल का अगर फार्मूला याद करना है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं भी आया है, तो आप ये याद रख सकते हो, रीऑर्डर लेवल का मतलब मैक्स इनटू मैक्स, मैक्स इनटू मैक्स। अंडरलाइन और हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें क्या याद रखना है आपको, मैक्स, बिल्कुल सही बेटा, मैक्स इनटू मैक्स। रीऑर्डर लेवल किसको बोलते हैं, यूसेज और पीरियड, दो आइटम हमारे पास होते हैं इस पूरे टॉपिक में। यूसेज का मतलब आइटम यूज कितना हो रहा है, पीरियड का मतलब कितना समय आएगा, कितना समय लगेगा उसको आने में हमारे पास, ठीक है। तो मैक्स इनटू मैक्स हो गया रीऑर्डर लेवल। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ, हो गया। दूसरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या बेटा, आपकी मम्मी घर में इसमें आटा यहां तक भर के रख लेगी, जैसे ट्रकों में सामान जाता है चारा, नहीं, ठीक है, तो ऐसे यहां तक भर के रख लेगी क्या, या मान लो ये दूध की बात चल रही हो, गेहूं की नहीं चल रही हो, तो दूध क्या यहां तक आ जाएगा क्या, अच्छा चलो मान लो दूध ही है, तो क्या दूध यहां तक भर लेगी क्या मम्मी, क्या करेगी, कोई लेवल रखेगी यहां तक का कि गलती से छलक के गिर ना जाए, हाँ या ना। तो मैक्सिमम का मतलब ये थोड़ी होता है कि जितनी स्टोरेज है पूरी भर लो। इसने 2 कमरे रेंट पे लिए, इन्हें कहा इनका बेस्ट यूज किया जाए, तो इसने क्या किया, कमरे के कॉर्नर वो दरवाजे तक, बिल्कुल दरवाजे के कॉर्नर तक भर लिए। ऐसा होगा क्या, 2 कमरे किराए पे लिए, कह रहे बेस्ट यूज होना चाहिए, तो क्या करें, करीब कमरे को पूरा पंखे के ऊपर तक भर दो, ठीक से बढ़िया, करीब खाली क्यों जगह पड़ी रहे, किराया दे रहे हैं अपन तो, ऐसा नहीं। मैक्सिमम यूसेज का मतलब ये नहीं कि पूरी बॉर्डर टच कर दोगे, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टॉक का लेवल कितना रखना चाहिए फैक्ट्री में, मैक्सिमम लेवल कितना रखना चाहिए, इसका फार्मूला कैसे बेटा, कभी भी किसी लेवल में ना खुद का नाम नहीं आता, ये लाइन अभी दोबारा रिपीट करूंगा, सुनना। मैक्सिमम लेवल का फार्मूला है सर रीऑर्डर लेवल, यानी आपने यहां पे तो सामान मंगवाया था, प्लस ROQ, RO का मतलब होता है रीऑर्डर क्वांटिटी, क्या होता है, रीऑर्डर क्वांटिटी। मान लो 20 किलो गेहूं और मंगवाए, यहां पे सामान ऑर्डर किया था, 20 किलो गेहूं और मंगवा लिए, तो सामान कितना हो गया, ये रीऑर्डर क्वांटिटी थी इतनी, तो सामान कितना दिख रहा है आप लोगों को, इतना। ROL यानी कि ये, ROQ यानी कि ये रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी इसमें और भर दिया, इसमें लाके सामान घेर दिया। कितने किलो आटा मंगवाया था, 20 किलो, 20 किलो आटा घेर दिया, तो अब ये लेवल कितना हो गया, इतना। जी नहीं, ये लेवल इससे थोड़ा सा नीचे गिर गया, पता है क्यों, क्योंकि जितने दिन में उसने सामान आटा गेहूं पिसवा के लाके दिया होगा, उतने दिन कुछ खा भी तो गए होंगे आप लोग, उतने दिन कुछ खा भी तो गए होंगे, वो तो 10 दिन में लाके दे रहा है आटा पिसवा के, तो 10 दिन में क्या भूखे रहे होंगे, क्या इस आटे के पीपे को हाथ ही नहीं लगाया होगा, लगाया होगा ना, तो ये आटे का पीपा कम नीचे लेवल पे चले गया होगा, नहीं गया होगा। तो यानी कि आपको माइनस करना है क्या, मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम पीरियड। किसको करना है माइनस, मिनिमम इनटू मिनिमम को, किसको माइनस करना है, मिनिमम इनटू मिनिमम को माइनस करना है। तो मैंने अभी तक 2 फार्मूले पढ़ाए, पहले पढ़ाया रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है सर मैक्स इनटू मैक्स, मैक्सिमम यूसेज मैक्सिमम पीरियड। फिर मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ज्यादा से ज्यादा दुकान में गोडाउन में कितना माल रखना चाहिए, तो पहले इसमें रखा सर रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन सर ये आंसर थोड़ी हो सकता है रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी, सर इसमें से इतने दिन में कुछ खाया भी तो होगा, वो माइनस कर दो। और माइनस क्या होता है, मिनिमम इनटू मिनिमम, मिनिमम यूसेज मिनिमम पीरियड। याद हो रहा है या नहीं हो रहा, जो लाइन मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी, कभी भी किसी में खुद का नाम नहीं आता, यानी जब रीऑर्डर लेवल लिखा तो मैक्स इनटू मैक्स लिखा, जब मैक्सिमम लेवल की बात चली तो अंदर क्या आया, मिनिमम मिनिमम आया। अब हम तीसरा फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल, जिसको सेफ्टी स्टॉक। मिनिमम लेवल का मतलब रीऑर्डर लेवल नहीं होता, मिनिमम लेवल का मतलब तो यहां पे भी, इससे भी कहीं, रीऑर्डर लेवल से भी नीचे कहीं। क्यों, एक ऐसा दिन जिस दिन तो इसको चप्पल मार मार के भेजेंगे, अब तो तू आ ही जा बेटा, वरना तेरे को ही रोटी नहीं मिलेगी, ठीक है। मिनिमम स्टॉक लेवल, यहां तो चप्पल जूते सब पड़ जाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होगा, ठीक है, मिनिमम होगा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल से ज्यादा होगा या कम होगा, कम। रीऑर्डर लेवल से भी कम, कितना, ये भाई नॉर्मल भी तो खा रहे हो तुम इतने दिनों में,
तुम ये लेवल से कम हो गया ना, रीऑर्डर लेवल में से कितना कम कर दो, नॉर्मल इंटू नॉर्मल। मैं वो लाइन फिर से रिपीट करता हूं, खुद का नाम कभी माइनस नहीं होता, यहां मिनिमम है तो अंदर मिनिमम नहीं आ सकता, क्या आएगा, नॉर्मल इंटू नॉर्मल। हाँ या ना, बताओ ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल क्या हो गया बेटा, रीऑर्डर लेवल से भी थोड़ा कम, यानी कि रीऑर्डर लेवल में से क्या माइनस कर दोगे, नॉर्मल इंटू नॉर्मल, ठीक है। तो मैं एक बार तीनों फार्मूले रिवाइज कराता हूं। रीऑर्डर लेवल का मतलब मैक्सिमम यूसेज मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम लेवल का मतलब सर रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, इसमें से माइनस जो खा गए आप लोग, मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम पीरियड, बिल्कुल सही जवाब। अब मिनिमम स्टॉक लेवल कितना होगा, सर जिस दिन फोन आपको बोला था भरवा के लाना है, आप अभी तक गए नहीं, इसमें से माइनस कर दो जितना आप खा गए नॉर्मली, नॉर्मल इंटू नॉर्मल। हो गया याद ये भी, वेरी गुड। इससे अच्छा क्या हो सकता है, एवरेज स्टॉक लेवल से आसान कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब ये दो याद हो, क्या, जो मिनिमम का आंसर आया वो, जो मैक्सिमम का आंसर आया वो, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो जो आंसर आया वो, ठीक है, क्लियर है। ये मैंने सबके आपको फार्मूले बता दिए, कुछ फार्मूले मैंने और में भी लिखे हैं, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। पहले ये बताओ ये समझ में आ गए। अब जो मैं बता रहा हूं इनको रट्टा मारना है, अब जो बता रहा हूं ये 1-2 सवालों में काम आने वाले हैं, गिनती के 1-2 सवालों में इनका रट्टा मारना है, ठीक है। हो सकता है पेपर में आए ना, हाँ हो सकता है पेपर में आए ना, क्योंकि मेन फार्मूले जो थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये 1-2 सवालों में ही काम आने वाले हैं। सुन लो पहले तो एक वर्ड ये सुन लो, यूसेज पर डे का मीनिंग क्या होता है, एक दिन में कितना यूज किया, शब्द से मीनिंग निकालो। पूरे साल की डिमांड थी 1200 यूनिट, साल में 365 दिन होते हैं, 365 से डिवाइड कर दो तो एक दिन का यूसेज आ जाएगा या नहीं आएगा। तो पहले तो क्या आपको यह पता चल गया यूसेज पर डे का मीनिंग क्या होता है, जो एनुअल डिमांड है उसको 365 से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन का यूसेज पता चल जाएगा, बिल्कुल सही, 1200/365। अब आ जाते हैं अपने रीऑर्डर लेवल पे, ठीक है। यहां पे कहते हैं कि आप एक दिन में कितना खा रहे हो, क्या, एक दिन का तो उधर से पता चलेगा, हाँ बिल्कुल सही, ये निकल गया यूसेज पर डे। यूसेज पर डे इंटू लीड टाइम, कितने समय में आपके पास सामान आ जाता है उसको बोलते हैं लीड टाइम, प्लस सेफ्टी स्टॉक। क्या जोड़ना है इसमें, सेफ्टी स्टॉक। आपको पता है आपकी मम्मी हमेशा घर में थोड़ा इतना, कभी भी आपके घर में कुछ भी हो जाए, कभी ऐसा नहीं होता कि आटा बिल्कुल जीरो हो, आपकी मम्मी कहीं ना कहीं सेफ्टी स्टॉक बचा के रखती है। हर घर में एक इंसान के आदमी की पॉकेट खाली हो सकती है, हो सकता है किसी दिन ऐसा दिन भी हो जब उसकी पॉकेट में 10 रुपए भी ना हो, घर में पड़े होंगे पर्स में नहीं होंगे, ऐसा संभव है। लेकिन कभी भी कोई लेडीज घर के अंदर बिल्कुल खाली सूखा नहीं रहने देती, हमेशा अनाज मिलता है, ये घर की देश की महिलाओं की बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक इसमें जोड़ देंगे, डन। सेफ्टी स्टॉक होता क्या है, उस सेफ्टी स्टॉक बेटा मिनिमम स्टॉक लेवल कोई क्या बोलते हैं, जूते चप्पल मारने वाले कोई सेफ्टी स्टॉक, क्योंकि इसके बाद आपकी सेफ्टी खत्म हो जाती है, ठीक है, फिर ना बाल बचेंगे, चलो ठीक है। सेफ्टी स्टॉक, इसके बाद सेफ्टी स्टॉक यानी कि किसका नाम है, रियल में मिनिमम स्टॉक लेवल का ही नाम है, लेकिन इसको निकालने का एक दूसरा तरीका है, क्या है बेटा, यूसेज पर डे इनटू सेफ्टी डेज, ठीक है। यूसेज पर डे यानी एक दिन का यूसेज इनटू सेफ्टी डेज, 1-2 दिन की सेफ्टी मम्मी लेके चलती है, तो सेफ्टी स्टॉक, हाँ मैंने कभी ट्राई नहीं किया एक्चुअली। मैं आपको बता दूं, जब सवाल इन आइटम्स पे गिवन होता है तब वो गिवन नहीं होते, जब उन आइटम्स पे गिवन होता है तब ये नहीं होते। हाँ तो कभी किया ही नहीं मैंने, ट्राई भी नहीं, कोशिश भी नहीं करी। क्या दोनों में से, हाँ या तो नॉर्मली सवाल इसी पे होते हैं, इस पे तो 1-2 सवाल ही मिलेंगे इस वाले टॉपिक पे। तो सेफ्टी स्टॉक बोलते किसको हैं सर, बहुत सिंपल सी बात है, यूसेज पर डे यानी एक दिन का यूसेज इनटू सेफ्टी डेज, 2-3 दिन का स्टोर ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तो सेफ्टी डेज। अब ये सेफ्टी स्टॉक इसमें क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है, हो रहा है याद। अच्छा मैक्सिमम लेवल कितना होता है, जितना आपने ऑर्डर किया है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसमें ये सेफ्टी स्टॉक जोड़ दो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये मैंने बता ही दिया, बस अब सारा हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आप लोग इन फार्मूलों को याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सवाल शुरू करेंगे, तब हम देखते हैं कौन कौन से फार्मूले हमारे काम आते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, कैसी रही क्लास लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।